नतीजा होगा 1916 में लखनऊ का पैक्ट या लखनऊ समझौता, लॉर्ड कर्जन। और आपको ये नाम ध्यान रखना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का पढ़ाई लिखाई के इस प्लेटफॉर्म एग्जाम रेल में। और दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं पॉलिटी की क्लास नंबर 5 को। और इससे पहले की 4 क्लासेस मैं आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूं। उन 4 क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल की वहाँ पर हुई है। और जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को या उन सभी बातों को हमने डिस्कस किया है पिछली वीडियोस के अंदर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर या आज की इस वीडियो के अंदर आप हमारी रेल में सफ़र कर रहे हैं या इस रेल में सफ़र कर रहे हैं, बिना टिकट आप सफ़र कर सकते हैं। और यहाँ से जितना भी कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। अब दोस्तों, मैं बता दूं कि पिछली वीडियो के अंदर या पिछली क्लास के अंदर जो हमने डिस्कशन किया था वो हमने 1858 के भारत शासन अधिनियम और उसके बाद यानी कि भारत परिषद अधिनियम और उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 तक की हमने बात कर ली थी। और 1861 या 1858 तक के जब भारतीय परिषद अधिनियम की हमने बात कर ली थी, वहां तक की कहानी को हमने समझ लिया था। और उसके बाद हमने स्थापना करा ली थी कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हमने करा ली थी। तो उसके आगे की कहानी को अब हमें समझना है, उसके आगे की बातचीत को अब हमें समझना है, ठीक है दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो को जितना हो सकेगा उतना शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बाकी साथ ही दोस्त, मैं भी ये भी बता दूं कि इस वीडियो को लाइक भी आपको करके जाना है। लेकिन ये बातें मैं बार बार तो कहूँगा नहीं, एक ही बार फाइनली कह रहा हूँ, लास्ट बार कह रहा हूँ, ठीक। और बाद में देखेंगे। चलिए, तो 28 दिसंबर 1885 तक की हमने बात कर ली। कांग्रेस का गठन हो चुका था और गठन होने के बाद हमने बताया था कि कांग्रेस शब्द यूएसए से लिया गया था। हमने ये भी बताया था कि कांग्रेस में 1901 में जाकर आगे बढ़कर 1901 में कांग्रेस के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 शब्द जोड़े गए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो दोनों शब्द हैं वो किसके द्वारा जोड़े गए थे, तो आपको ध्यान रखना है ये जो दोनों शब्द थे वो दादा भाई नेरोजी के द्वारा जोड़े गए थे। और दादा भाई नेरोजी के द्वारा जब ये दोनों शब्द जोड़ दिए गए तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि दादा भाई नेरोजी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा सक्षम, बहुत ही ज़्यादा वरिष्ठ व्यक्ति थे, यानी कि सीनियर कैंडिडेट थे इस कांग्रेस के अंदर। अब दोस्तों, होता क्या है, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बाद हमारे ही देश भारत में अंग्रेजों के द्वारा एक भारतीय परिषद अधिनियम और बनाकर भेजा जाता है। और ध्यान रखेंगे, इस भारतीय परिषद अधिनियम को हम जानते हैं 1900 या यूं कहें कि 1861 का आया था। तो इस भारतीय परिषद अधिनियम को हम जानेंगे किस नाम से, 1892 के नाम से। और दोस्तों 1900 नहीं, 1892 के नाम से, ठीक। मतलब आप समझ सकते हो कि 1858 में भारतीय परिषद अधिनियम आया, उसके बाद 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम आया और उसके बाद फाइनली 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम भारत आया है। और इसके बाद जितने भी आएंगे, मतलब डेट शुरू हो जाएगी 1900 वाली, और जितने भी आएंगे वो हमारे भारत शासन अधिनियम आएंगे, ठीक है। तो केवल आपको ध्यान रखना है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में आया और इसके तहत कुछ मुख्य प्रावधान किए गए थे। और वो प्रावधान कौन कौन से थे, सभी लोग जानते हैं कि जब भारत के अंदर 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन हो चुका है तो उसके बाद भारत के अंदर निर्वाचन भी होना शुरू होगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसका पहला ही प्रावधान क्या है भारतीय परिषद अधिनियम का, कि भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया या निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत की गई। और पहली बार ऐसा था जब निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। और ध्यान रखेंगे कि जो निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी ये अप्रत्यक्ष रूप से हुई थी, या यूं कहें आप कि निर्वाचन करने के 2 तरीके होते हैं, एक प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरा आपका अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इलेक्शन करना तो शुरू कर दिया गया था, यह इलेक्शन के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन ये जो इलेक्शन था वो इनडायरेक्ट रूप से करना शुरू किया गया था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत ही भारतीयों को बजट पर, ध्यान रखें, बजट पर बहस करने का अधिकार
दिया गया, बहस अधिकार दिया गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है केवल और केवल बहस करने का अधिकार था, मत करने का अधिकार नहीं था, या बजट पर बहस करने का, प्रश्न पूछने का तो अधिकार था, लेकिन अपना मत देने का अधिकार नहीं था। यानी कि वो लोग इस चीज को लेकर मत नहीं दे सकते थे, या भारतीय मत नहीं दे सकते थे कि भाई बजट में ये काम होना चाहिए, चलो ठीक है, इसके लिए अगर इलेक्शन हो रहा है या इसके लिए मत डाले जा रहे हैं कि कौन सा काम या कौन सी जगह के लिए कितना पैसा खर्च होना है, तो उसमें भारतीयों की कोई राय तो नहीं चलेगी, लेकिन सिर्फ वो क्या कर सकेंगे, प्रश्न जरूर पूछ पाएंगे कि हाँ भाई तुमने इतना खर्च किया, यहाँ पर खर्च किया, यहाँ क्यों किया गया। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, लेकिन उनको इलेक्शन का, या इलेक्शन नहीं, उनको वोट करने की पावर नहीं दी गई, मतदान की पावर नहीं दी गई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहेगा। चलिए, अब ये आपके सामने 2 पॉइंट या 2 प्रावधान मैंने जो रखे हैं, इनको आपको ध्यान रखना है बहुत बेहतर लेवल पर, कि निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत की गई, और दूसरा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। और आपको ध्यान रखना है कि इसी अधिनियम या इसी एक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण काम और हुआ था, और वो काम क्या था, केंद्रीय व्यवस्थापिका की या यूं कहें कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। और ध्यान रखेंगे कि जो केंद्रीय व्यवस्थापिका या सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, तो उनमें आपको ध्यान रखना है कि न्यूनतम 10 सदस्य थे, या यूं कहें कि मिनिमम 10 कैंडिडेट्स या 10 मेंबर्स थे, 10 सदस्य थे। और आपसे पूछेंगे कि अधिकतम सदस्य कितने थे, बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अधिकतम सदस्य थे 60 सदस्य या 16 मेंबर्स। बोलो बेटा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक के सारे पॉइंट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप इसका फटाफट से ले लेंगे एक स्क्रीनशॉट और इसको नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में। चलिए, हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि इसी समय जब 1891 की बात चल रही है, और इस 1891-92 के बाद जब भारत में कांग्रेस पार्टी का गठन हो चुका है, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ निर्वाचन भी हो चुका है, तो अब क्या होने लगा था, हमारे ही देश भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगी थी, या यूं कहें कि नेशनलिज्म की भावना कहीं ना कहीं जागृत होने लगी थी। हिंदू और मुस्लिम लोग एक साथ इकट्ठे होकर क्या आने लगे थे, अंग्रेजों के खिलाफ होने शुरू हो गए थे, या यूं कहें कि पार्टी बनाने के बाद अपने ही राष्ट्र के लिए प्रेम का जागृत जो भारतीयों में होने लगा था, उसका वो प्रयोग करने लगे थे। और इसी बात को देखा किसने, अंग्रेजों ने। और उस समय ध्यान रखेंगे 1899 में भारत का, ध्यान रखेंगे 1899 में भारत का वायसराय बनकर आएगा कौन, लॉर्ड कर्जन। और आपको ये नाम ध्यान रखना है कि जब भारत में लॉर्ड कर्जन 1899 में भारत का वायसराय बनकर आएगा, तो ये देखेगा कि भारत के लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगी है, तो इसको विच्छेदित करने के लिए या इसको अलग करने के लिए ये हिंदू और मुस्लिम के अंदर, या हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वाना शुरू करेंगे और फूट डालना शुरू करेंगे। और इसी का एक रीज़न रहेगा कि आप लोग जानते हैं, भारत में फूट डालो राजनीति करो, इस नाम की एक नीति को अपनाया गया था, तो वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही अपनाया गया था। ध्यान रखेंगे 1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन भारत में क्या रहा था, वायसराय। और इसी के द्वारा फूट डालो राजनीति करो नामक पद्धति को अपनाया गया, और उस पद्धति के अनुसार भारत के हिंदुओं को मुस्लिमों के विरुद्ध कर दिया गया और मुस्लिमों को हिंदुओं के विरुद्ध कर दिया गया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे यहीं से कि इसी गंदी नीति का या इसी बदतमीज वाली नीति का एक नतीजा हुआ। और वो नतीजा क्या था कि जो हमारे भारत में बंगाल था, जहां पर आप लोग जानते हैं कि इन लोगों ने व्यापार की शुरुआत की थी, उसी बंगाल को इन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया। और ध्यान रखेंगे, तो बंगाल का जो विभाजन हुआ वो कब हुआ, 1905 में। और ध्यान रखना है कि बंगाल के 2 भाग कौन कौन से बनाए गए, एक ईस्ट और दूसरा वेस्ट, मतलब एक पश्चिम बंगाल और दूसरा पूर्वी बंगाल। और आपको ध्यान रखना है कि एक बंगाल में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी और दूसरे बंगाल में
मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी। और यही बात का वह सताने लगा किसको, मुस्लिम्स को या मुस्लिमों को। और वह क्या सताने लगा कि अगर हमने राजनीतिक पार्टी में हिस्सा नहीं लिया या राजनीतिक पार्टी में बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया तो भारत के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होंगी या भारत के अंदर जितना भी शासन प्रशासन रहेगा वो हिंदुओं के पक्ष में चला जाएगा। और जब हिंदुओं के पक्ष में चला जाएगा तो हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं बचेगा। और इसी का परिणाम हुआ दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि भारत में जो बंगाल का विभाजन हुआ 1905 और 1905 के बाद एक परिणाम ये रहा कि भारत के अंदर मुस्लिमों के द्वारा एक मुस्लिम लीग का गठन किया जाएगा। और ध्यान रखना है आपको कि मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया, तो 1906 यानी कि 1906 में किया गया। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था किन लोगों के नेतृत्व में, तो वो नाम आपको ध्यान रखने हैं, आगा खां और मोहम्मद शमी उल्लाह खां, मोहम्मद शमी उल्लाह खां। तो इन दो लोगों के नेतृत्व में, आगा खां और मोहम्मद शमी उल्लाह खां, इन दो लोगों के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन किया गया या मुस्लिम लीग की शुरुआत की गई। तो जब मुस्लिम लीग पार्टी 1906 में इसका गठन हो चुका था, क्योंकि ब्रिटिश जानते थे कि अगर हमें भारत पर राज्य कायम रखना है तो मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच में फूट डालो को हमेशा या फूट को हमेशा बनाए रखना होगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाएगी, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाएगी तो अधिकतर मुसलमान एक सेपरेट हो जाएंगे किससे, हिंदुओं से। और ध्यान रखना इसी का नतीजा क्या बनेगा कि अंग्रेजों को इस चीज़ का फ़ायदा मिलने लगेगा, क्योंकि अंग्रेज तो यही चाहते थे ना कि हितैषी बन जाए हम किसके, मुस्लिमों के, और मुस्लिमों को अपनी साइड कर लें। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब ऐसा होगा तो मुस्लिम लीग के नेतृत्व में बहुत सारे मुसलमान या मुस्लिमों का एक बहुलक जाएगा किसके, ब्रिटिश के पास, और वहां पर मांग करेगा कि हमारे लिए एक अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान होना चाहिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब ये अलग निर्वाचक मंडल के प्रावधान की बात करेंगे या अलग निर्वाचक मंडल की बात करेंगे तो इनकी इस मांग को मान लिया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मांग को मानने से पहले हुआ था कांग्रेस में एक अधिवेशन, और ध्यान रखेंगे वो अधिवेशन हुआ था सूरत का अधिवेशन। और आप सभी लोग जानते हैं इस बारे में कि जब एक तरफ मुस्लिम लीग का गठन हुआ, मतलब हिंदुओं से अलग हो चुके थे मुस्लिम, और दूसरी तरफ कांग्रेस के ही अंदर फूट डल चुकी थी। और फूट किस बात की कि कांग्रेस के लोग दो भागों में या दो भागों के अंदर डिवाइड हो चुके थे। और सभी लोग जानते हैं वो भाग कौन कौन से थे। एक तो वह लोग जो बिलीव करते थे कि अंग्रेजों से अपनी बात प्यार से मनवाई जा सकती है बिना किसी लड़ाई दंगे के, और दूसरे वह लोग जो जानते थे कि अंग्रेजों से अगर अपनी बातों को मनवाना है तो अपना डंडा गर्म करना ही होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि एक नरम दल और दूसरा गर्म दल, तो दो दलों की यहाँ पर स्थापना हो चुकी थी, या कह सकते हैं कि कांग्रेस डिवाइड हो चुका था दो दलों में, एक नरम दल में और एक गर्म दल में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इधर मुस्लिम लीग का विभाजन हो चुका था, मतलब हिंदू भी दो जगह डिवाइड हो गए और एक मुस्लिम, यानी कि अब भारत की जनता तीन टुकड़ों में बंट चुकी थी। और इसी चीज़ का अंग्रेज क्या उठाएंगे, बहुत ज़्यादा फायदा उठाएंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजों ने मुस्लिमों का हितैषी बनने के लिए इनकी इस मांग को मान लिया कि भाई तुम्हारे लिए क्या होगा, एक अलग से निर्वाचक मंडल होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वो जो निर्वाचक मंडल है वो भारत आएगा एक अधिनियम बनकर, और वो अधिनियम एक्चुअल में कहा तो जाएगा भारत शासन अधिनियम, लेकिन उसके दो प्रतिनिधि होंगे, दो रिप्रेजेंटेटर होंगे, और जो दो रिप्रेजेंटेटर होंगे उन्हीं के नाम से उस अधिनियम को जाना जाता है। और सभी लोग जानते हैं कि वो अधिनियम कौन सा है, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, या यूं कहें कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। तो जल्दी से ले लेंगे फटाफट से स्क्रीनशॉट। चलिए अब अगला हमें समझना है मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। और ध्यान रखेंगे कि ये जो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम है इसी को हम किस नाम से भी और जानने हैं, इसी को हम किस नाम से भी और जानने हैं, भारत शासन अधिनियम। मैंने कहा मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, और ये कब भारत आया, तो ध्यान रखेंगे 1909 में।
और इसी मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम को हम किस नाम से और जानेंगे? भारत शासन अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1909। अब इसका नाम मॉर्ले मिंटो सुधार क्यों पड़ा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मॉर्ले और मिंटो दो व्यक्ति हैं, इन दोनों व्यक्ति के रिप्रेजेंटेटर हैं, ये दोनों व्यक्ति ही रिप्रेजेंट करेंगे इस पूरे अधिनियम को, इस पूरे एक्ट को, इसलिए इनके नाम पर पड़ा। और ध्यान रखना है कि जो मॉर्ले था वो भारत का राज्य सचिव था। क्या था? भारत का राज्य सचिव या स्टेट सेक्रेटरी। और ध्यान रखना है कि आप लोग जानते हैं भारत राज्य सचिव का एक पद सृजित किया गया था 1858 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। और जो मिंटो था, इसका मिंटो का नाम था पूरा मिंटो सेकंड, और ये जो मिंटो था ये भारत का बना वायसराय। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भारत का वायसराय बना तो इसी वायसराय के द्वारा या इन्हीं दोनों के द्वारा भारत के अंदर कुछ प्रावधान किए गए। और वो प्रावधान में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला ही प्रावधान क्या रहेगा कि इन्होंने मुस्लिमों की मांगों को मान लिया, क्योंकि ये मुस्लिमों के बनना चाह रहे थे हितैषी। तो हितैषी बनने के लिए या हितैषी बनने के उद्देश्य से इन्होंने मुस्लिमों की मांग को मान लिया गया और मुस्लिमों के लिए हिंदुओं से अलग या हिंदुओं से पृथक एक निर्वाचक क्षेत्र घोषित कर दिया गया। क्या कहा मैंने? हिंदुओं से अलग मुस्लिमों के लिए निर्वाचक क्षेत्र घोषित किया गया, निर्वाचक क्षेत्र घोषित किया गया। और सभी लोग जानते हैं कि जो निर्वाचक क्षेत्र घोषित किया गया था, इसके तहत इनको पावर दी गई या मुस्लिम समुदाय को पावर दी गई कि वो 2 बार वोट कर सकते हैं एक ही टाइम पर या एट ए वन टाइम। मतलब एक ही बार में वो 2 लोगों के लिए वोट कर सकते हैं। पहला तो वह वोट करेंगे केवल और केवल मुस्लिम कैंडिडेट को या मुस्लिम जो भी पार्टी के लिए लड़ रहा होगा उस मुस्लिम व्यक्ति को ये वोट करेंगे, और दूसरा वोट ये जिसे चाहें उसे कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि हिंदुओं से अलग मुस्लिमों के लिए निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था की गई या निर्वाचक क्षेत्र घोषित किया गया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी के बाद जो अगला यहाँ पर प्रावधान होगा, जो अगला प्रोविजंस होगा वो क्या रहेगा? तो ध्यान रखना है, पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये फूट डालो राजनीति करो के तहत आया था भारत, ठीक। तो इसका मतलब सीधे सीधे मुस्लिमों को ये क्या करना चाह रहे थे? अलग करना चाह रहे थे। अब इसी के तहत एक महत्वपूर्ण काम और हुआ, वो काम क्या था कि जो केंद्रीय व्यवस्थापिका, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में अधिकतम संख्या या अधिकतम सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई थी। अब यहाँ पर केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या मैंने सही लिखा है? नहीं लग रहा मुझे कि मैंने सही लिखा है। चलिए व्यवस्थापिका, ठीक है अब सही है। व्यवस्थापिका में सदस्यों की संख्या कैसी? अधिकतम या मैक्सिमम वो कर दी गई 69। ध्यान रखेंगे कितनी कर दी गई? 69, यानी कि 60 और 9 59 इसको बोलते हैं कि 69 बोलते हैं। चलिए जो भी हिंदी में बोलते हैं अभी ठीक, इसको ध्यान रखना है। तो हिंदू से अलग मुस्लिमों के लिए एक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर दी गई। साथ ही केंद्रीय व्यवस्थापिका का भी, यह केंद्रीय व्यवस्थापिका में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इसी अधिनियम को, जब नॉर्मल सी बात है कि ये केवल एक धर्म को विशेष प्रावधान दे रहा है, तो इसी धर्म को या इसी अधिनियम को सांप्रदायिक अधिनियम नाम से भी जाना जाता है। सांप्रदायिक अधिनियम या सांप्रदायिक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान रखेंगे कि मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम को ही आगे चलकर महात्मा गांधी ने कहा था कि यह है तो रिफॉर्म एक्ट, ये है तो सुधार अधिनियम, लेकिन ये एक ऐसा सुधार अधिनियम है जिसने भारत का सबसे ज्यादा नाश किया है। यहां तक की बात समझ में आ चुकी है? बहुत बढ़िया। अब दोस्तों होगा क्या, देखिए कहानी को थोड़ा सा और समझिएगा। मुख्य 2-3 ही प्रावधान हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अब इस मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के बाद शुरुआत होगी 1940 में या 1914 में, और सभी लोग जानते हैं किस चीज़ की? 1914 में वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाएगी, या यूँ कहें कि प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाएगी 1914 में। और जब 1914 में पहली विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होगी तो उस समय हमारे ही भारत
का नेतृत्व, या यूं कहें कि भारतीयों का नेतृत्व तो ब्रिटिश कर रहे होंगे, क्योंकि ब्रिटिश भारत में पहले से ही मौजूद हैं, तो ब्रिटिश ही भारत की ओर से लड़ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ये चाह रहे थे क्या कि भारत के जितने भी सैनिक हैं या भारतीय सैनिक हैं वो हमारे ही युद्ध में हमारा साथ दें, मतलब ब्रिटिश के युद्ध में भारतीय साथ दें, इस बात की ये मांग थी किन लोगों की, ब्रिटिश की। और इसी बीच में मांग थी हमारे ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग की कि भारत का या भारत को क्या होना चाहिए, अपना ही शासन होना चाहिए। भारत में नेशनलिज्म की भावना जागृत होने लगी और नेशनलिज्म की भावना को कुचलने का प्रावधान तो इन लोगों ने मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम से कर दिया और फुट डालो राजनीति से कर दिया। लेकिन फिर भी भारत के प्रतिनिधियों के अंदर या भारत के राजनेताओं के अंदर, जो अभी तक पूर्ण रूप से तो राजनेता नहीं बने हैं लेकिन जागृत होने लगे हैं नेशनलिज्म को लेकर, तो उन्हीं के द्वारा इस बात की भावना जागृत होने लगी कि अब भारत का खुद का भी क्या होना चाहिए, खुद का शासन होना चाहिए। भारत अपने ही शासन को अपने ही लोगों के द्वारा चलाया जाए। लेकिन अभी इस चीज़ को लेकर थोड़ा टाइम और लगेगा, क्योंकि 1940 में या 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय हमारा साथ दें इस युद्ध के अंदर। लेकिन कांग्रेस ने कुछ मांगे रखी थी और वो मांगे क्या थी कि भारत को अब आज़ाद कर देना चाहिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब कांग्रेस की ये मांगे रखी गई तो अंग्रेजों ने कांग्रेस को आश्वासन दिया कि तुम्हारी सारी मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन तुम्हें हमारे ही इस युद्ध में या इस वर्ल्ड वार में जो विश्व युद्ध चल रहा है इसमें हमारा साथ देना होगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इसी का नतीजा हुआ कि 50,000 से अधिक हमारे देश के सैनिक इस विश्व युद्ध में या इस वर्ल्ड वार में मारे गए थे। तो उसी के बाद ध्यान रखेंगे कि ब्रिटिश युद्ध तो लड़ रहे थे लेकिन हमारी सेना का प्रयोग कर कर, हमारे इंडियंस का प्रयोग कर कर। तो अब इसमें होगा क्या, कंडीशन ये बनेगी कि अंग्रेज अब तुर्की पर कर देंगे हमला। और ध्यान रखेंगे जब अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश तुर्की पर हमला कर देंगे तो वहां पर तुर्की में एक खलीफा, जो कि मुस्लिमों का सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च पद माना जाता है पैगंबर साहब के बाद, इसके बारे में बात करेंगे जब हम इतिहास पढ़ेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ और ये खलीफा पद का निर्माण कैसे हुआ था और पहले खलीफा कौन बनाए गए थे। वो सभी बातें आपकी इतिहास की टॉपिक हैं। बस हमें समझना क्या है कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, तो तुर्की में जो खलीफा पद हुआ करता था उसको नष्ट कर दिया था किन्होंने, अंग्रेजों ने। या यूं कहें कि तुर्की पर आक्रमण किया, तुर्की पर अपनी विजय बनाई और विजय बनाने के बाद तुर्की पर जो खलीफा पद हुआ करता था उसको नष्ट कर दिया, जिसका विरोध किया मुसलमानों ने। और सभी लोग जानते हैं कि जब खलीफा, जिसको ये मुस्लिम समुदाय अपना सर्वश्रेष्ठ गुरु मानता था या सर्वोच्च पद मानता था, और उसी पर किसी ने अटैक कर दिया है, ब्रिटिश ने अटैक कर दिया है, तो अब जो मुस्लिम है या जो मुसलमान समुदाय है वो दूर हट जाएगा किससे, ब्रिटिश से। मतलब मुस्लिम समझ जाएंगे इस बात को कि ब्रिटिश हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं। और जबकि अगर हम भारत से अलग रहे या कांग्रेस से अलग रहे तो हम ना तो भारत देश को आज़ाद करा पाएंगे या अपनी स्वतंत्रता को ले पाएंगे, और ना ही हम खुद की स्वतंत्रता को ले पाएंगे। समझ रहे हैं, मतलब ना तो हम देश को आज़ाद करा पाएंगे ना हम खुद के लिए कुछ करा पाएंगे, क्योंकि ये अंग्रेज बहुत ही क्या हैं, एक गद्दार प्रकार के व्यक्ति हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इसी का नतीजा होगा 1916 में लखनऊ का पैक्ट या लखनऊ समझौता। और दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जो लखनऊ का समझौता था ये हिंदू और मुसलमानों के बीच में हुआ था। कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस और मुस्लिमों की नज़दीकियाँ किस समझौते के तहत बढ़नी शुरू हुई थी। तो ध्यान रखना है आपको लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट, जो कि 1916 में हुआ। और ध्यान रखना कि जब 1960 में या 1916 में लखनऊ समझौता हो जाएगा और उसके बाद अंग्रेज फिर से देखेंगे कि अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग या मुस्लिम समुदाय फिर से एक होने लगे हैं, नज़दीक आने लगे हैं, यानी कि इनकी जो एकता है, इनकी जो यूनिटी है वो फिर से बढ़ने लगी है। तो अब मुस्लिम्स क्या करेंगे या अंग्रेज क्या करेंगे, मुस्लिमों के लिए फिर से और प्रावधान लेकर आएंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि अब 1914 के बाद 1918 में समाप्त हो जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वार। ये कब तक चला, 1918 तक, 1918 तक। और उसके बाद 1918 के बाद अगले ही साल आपको ध्यान रखना है 1918 यानी कि विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1919 में
अगला भारत शासन अधिनियम आएगा भारत, और ध्यान रखेंगे कि ये जो अगला भारत शासन अधिनियम भारत आएगा, ये दो रिप्रेजेंटेटर या दो प्रतिनिधियों के नाम से भारत आएगा। और जो दोनों प्रतिनिधि होंगे वो कौन रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है उन दोनों प्रतिनिधियों का नाम वो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, और इसको हम कहेंगे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि फिर से जब ये दो रिप्रेजेंटेटिव या दो प्रदर्शन करती हो, या फिर यूं कहें कि दो व्यक्तियों के नाम पर ये सुधार अधिनियम भारत बनकर आया, तो इसमें मोंटेग्यू क्या था, तो ध्यान रखना है ये था भारत का राज्य सचिव, और चेम्सफोर्ड क्या था, तो ध्यान रखेंगे ये चेम्सफोर्ड था भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। और इसी के तहत आपको ध्यान रखना है कि कुछ प्रमुख प्रावधान हैं जो कि भारतीयों के लिए या इंडियंस के लिए किए गए। और दोस्तों ध्यान रखना है कि जो भारतीयों के लिए प्रावधान किए गए थे, यही आपसे एग्जामिनेशन आपका पूछता है आपके एग्जाम के अंदर। और वो कौन कौन से प्रावधान थे, तो ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला ही काम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत किया गया कि अब जितने भी ब्रिटिश के आला अफसर हैं या ब्रिटिश के अधिकारी हैं, इन अधिकारियों का वेतन पुनः ब्रिटिश से दिया जाने लगेगा या ब्रिटिश के राजस्व से दिया जाने लगेगा। यानी कि ब्रिटिश अधिकारियों का या अधिकारियों का वेतन ब्रिटिश के राजस्व से दिया जाने लगेगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जब ब्रिटिश के राजस्व से ये वेतन दिया जाने लगेगा, तो ये कहीं ना कहीं इंडियंस को लुभाने के लिए या इंडियंस को प्रभावित करने के लिए प्रभावित कराने के लिए क्या था, एक अधिनियम था। यानी कि अब इंडियंस क्या सोचेंगे कि चलो ठीक है, ये तो अच्छा काम हो गया कि अब ब्रिटिश के अधिकारियों का वेतन हमारे द्वारा या हमारे भू राजस्व से नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि इससे अगला प्रावधान क्या होगा कि भारत देश के अंदर, ध्यान रखेंगे, भारत देश के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की जाएगी। और दोस्तों ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है, इसके तहत द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए कि दो सदन, और दोनों ही सदन के तहत क्या किया जाएगा, दो परिषदों का या दो काउंसिल्स का गठन किया जाएगा। और वो जो दोनों परिषद हैं दोस्तों ध्यान रखनी है, वो दोनों परिषद आपकी कौन सी रहेंगी, एक रहेगी आपकी केंद्रीय विधानसभा और एक रहेगी आपकी राज्य परिषद। तो ध्यान रखेंगे ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई, इसके तहत केंद्रीय विधानसभा और राज्य विधानसभा इन दो राज्य परिषद इन दो परिषदों का या दो काउंसिल्स का गठन किया जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद का जो गठन है वो निर्वाचन प्रक्रिया के तहत ही होगा। और आपको ध्यान रखना है कि निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत तो आपके किस एक्ट के तहत हो चुकी थी, तो वो हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। और उसी के साथ आपको ध्यान रखना है वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से हुई थी, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर ये जो निर्वाचन प्रक्रिया होगी ये प्रत्यक्ष रूप से होगी या डायरेक्ट रूप से होगी। और इसी प्रत्यक्ष रूप से जो केंद्रीय विधानसभा के तहत जो सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाएगी, आपको ध्यान रखना है केंद्रीय विधानसभा के तहत 145 सदस्य निर्धारित किए जाएंगे, जिनमें से 104 सदस्य तो आपके निर्वाचित होंगे, निर्वाचित मतलब जिनको इलेक्ट किया जाएगा, चुना जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे बाकी के कितने बचे, 41 सदस्य। ये 41 सदस्य होंगे आपके मनोनीत, मतलब इनको उठाकर रखा जाएगा इन पोस्टों पर, ठीक है, मनोनीत का मतलब यही है। फिर उसके बाद राज्य परिषद में आपको ध्यान रखना है 60 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, जिनमें 33 या 33 सदस्य तो ऐसे होंगे जो निर्वाचित किए जाएंगे, और बाकी के 27 सदस्य या 27 मेंबर्स ऐसे होंगे जो मनोनीत किए जाएंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो फटाफट से लाइक करें वीडियो को, और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और उसके बाद सब्सक्राइब भी कर दें फटाफट से, ठीक है। तो भारत के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई किस
सुधार अधिनियम के तहत या किस अधिनियम के तहत, तो वो आपको ध्यान रखना है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। इसके तहत और भी महत्वपूर्ण काम हुए। महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट। महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया, यानी कि वुमेन्स हैव टू बी राइट ऑफ वोट, यानी कि महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया इसी अधिनियम के तहत। आपको ध्यान रखना है इसके तहत एक इम्पोर्टेंट काम और हुआ था, और वो इम्पोर्टेंट काम, एक सेकेंड हिला क्या, चलिए ठीक है, वो इम्पोर्टेंट काम क्या हुआ था दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि इसी एक्ट के तहत महिलाओं को तो वोट का अधिकार दिया गया, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है इसी एक्ट के तहत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। चलिए आ गया, ठीक है, आ गया। तो वो इंपॉर्टेंट काम क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, और वो इंपॉर्टेंट काम क्या किया गया कि प्रांतों में, ध्यान रखेंगे, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। और दोस्तों प्रांतों में जब द्वैध शासन या डायरकी सिस्टम लागू किया गया था प्रांत के अंदर, ध्यान रखना है केवल और केवल किसके अंदर, प्रांत के अंदर। और ध्यान रखेंगे ये जो प्रांतों के अंदर द्वैध शासन था वो 1919 में तो लागू किया गया, और ये रहेगा कब तक, 1935 तक। और फाइनली 1935 में या 1935 में हमारे पूरे केंद्र में या हमारे पूरे भारत में द्वैध शासन लागू किया जाएगा, और प्रांतों को स्वायत्तता सौंप दी जाएगी, यानी कि प्रांतों को स्वतंत्र करके हमारे ही पूरे केंद्र में द्वैध शासन लागू किया जाएगा। और ध्यान रखेंगे कि एक बार रॉबर्ट क्लाइव ने भी बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था, लेकिन यहाँ पर जब प्रांतों का द्वैध शासन लागू होगा तो यहाँ पर द्वैध शासन का जनक या फादर ऑफ डायरकी सिस्टम, द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है एक नाम आता है लियोनिल कार्टिस। लियोनिल कार्टिस, मतलब लियोनिल कार्टिस को कहा जाता है किसका जनक, द्वैध शासन का जनक। 1935 तक चलेगा प्रांतों का द्वैध शासन। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट काम थे जो कि आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। ध्यान रखेंगे यही इंपॉर्टेंट काम है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। फटाफट से टेक द स्क्रीनशॉट, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद आगे की कहानी को समझते हैं। चलिए हो चुका है। अब मुझे बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। उसके बाद इस वीडियो को जल्दी से जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर दीजिए, सर्कुलेट करा दीजिए जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं उन सभी के अंदर, क्योंकि यहाँ से पॉलिटी का एक अलग ही लेवल आपको प्रदान किया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब दोस्त यहाँ से समझने की बात यह है कि अब जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद उसके बाद अधिनियम कौन सा आएगा, तो वो आएगा आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम। और दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और साथ ही आप कह सकते हैं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने के साथ ही साथ 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वो सबसे बड़ा अधिनियम भी रहा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि 1919 सुधार अधिनियम के बारे में एक बात कही गई थी, और वो जो 1919 का सुधार अधिनियम था इसके बारे में तिलक ने बात कही थी। और वो तिलक ने बात क्या कही थी कि यह है बिना सूरज का अंधेरा है। यह बिना सूरज के अंधेरे की संख्या 1919 में, यह 1919 के ही एक्ट को की गई थी, किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि 1935 के इस शासन अधिनियम को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, तो आप हमारे साथ बने रहें, इस चैनल के साथ बने रहें। आज की इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, या यूँ कहें कि आज के सफ़र को यहीं तक तय करते हैं। बाकी का सफ़र आप लोगों का अगली क्लास में होगा, और मैं समझता हूँ जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ से प्रोवाइड कराई हैं, उम्मीद यह है कि आप लोग इन चीज़ों को रिमेंबर या याद कर लेंगे और भूलेंगे नहीं। और जितनी भी चीज़ें हैं अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस लेवल पर आपको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी आप करते रहें साथ साथ, और प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस को जो घटना चक्र के तहत आपको मिल जाएंगे उनको पढ़ते रहें साथ साथ। और उसमें आप देखेंगे कि अगर इन वीडियोज़ को आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो उसके बाद ये सारी बातें आपको बहुत रेगुलेट तरीके से उन क्वेश्चंस में याद रह जाएंगी। और दोस्तों मैं बता दूं कि YouTube पर एक फैसिलिटी ये होती है कि आप स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी तक ऐसा लग रहा था कि स्पीड बहुत कम थी, और मुझे लग रहा है कि आज की वीडियो में स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो इसको अगर कम करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा कवर करना था और टाइम कम था। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे थे एग्जाम रेल और इस पॉलिटी की स्पेशल क्लास को। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।